क्या सल्लाजी ने उस समय उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया, जबकि सल्लाजी इसके पहले अपने मन से उसके लिए सादा खाना बनाती थी। तो रीना ही उनसे कह देती थी, मम्मी जी मेरे लिए कुछ भी मुझसे पूछे बिना मत बनाइए, वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। अब बेचारी सल्लाजी कभी भी तो क्या कहे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी रण सिंह जी ने सल्लाजी को आवाज़ लगाई और कहा, सल्ला एक गिलास पानी तो लेकर आना। सल्लाजी ने एक गिलास पानी ट्रे में ले लिया और रण सिंह जी के पास चली गई। उनकी नज़रें झुकी हुई थी क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी रण सिंह जी से नज़रें मिलाने की, वरना वे शायद उन्हें देखकर रो देती। रण सिंह जी ने सल्ला जी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए कहा, सल्ला क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? सल्ला क्या हुआ बताओ ना, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया सा क्यों दिख रहा है? सल्ला जी रण सिंह जी के ऐसे अपनेपन भरे सवालों को सुनकर फूट कर रो पड़ी। उन्हें ऐसा लगा उनका हमदर्द उनकी तकलीफ बांटने आ गई है। कोई तो है उनका सहारा जिनके भरोसे वे कुछ कर सकती है, वरना बेटे बहू ने तो उन्हें असहाय और नौकरानी बनाकर रख दिया था। रण सिंह जी ने उन्हें अपने बाहों में ले लिया और उन्हें उनके पीठ को सहलाए हुए बड़े प्यार से पूछा, सल्ला अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। किसने क्या कहा मुझे बिना डर के बताओ। थोड़ी देर रो लेने के बाद सल्ला जी ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए कहा, जी ऐसी कोई बात नहीं है, बेटे बहू के पास भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? वो तो मैंने आपको बहुत दिनों बाद देखा, इसलिए मुझे रोना आ गया। इतना कहकर सल्ला जी वहाँ से उठकर जाने लगी, क्योंकि उनका बेटा मनोज भी उन्हीं के पास बैठा उन्हें घूर घूर कर देख रहा था और वह भी रसोई से उन्हें इशारे से आंखें दिखाकर चमका रही थी कि वे उन्हें कुछ भी ना बताए। लेकिन रण सिंह जी ने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली थी। वे समझ रहे थे कि सल्ला जी को किसी न किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है। इसलिए उन्होंने उनका हाथ फिर से पकड़ा और पिटाते हुए बोले, नहीं सल्ला, तुम कितना भी झूठ बोलो, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती है। तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही है कि तुम्हें किसी बात का बहुत दुख है। तुम बताओ तो सही, आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? रण सिंह जी के इतना कहते ही सल्ला जी ने वह सारी बातें बता दी जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया था। अपनी पत्नी को इतना दुख देने के लिए उन्होंने अपने बेटे बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, बेटा तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। हम गांव में रहते हैं जरूर, लेकिन यह मत भूलो कि आज तुम जिस आलीशान बंगलों में रहते हो ना, यह बंगला भी उसी गांव में रहने वाले तेरे गंवार माँ बाप के पसीने की कमाई से खरीदा गया है। यहाँ की एक एक ईंट में तेरे गंवार माँ बाप के पसीने की कमाई लगी है। और तुझे पता है, जब तेरी माँ तेरे पास शहर में आ रही थी तब इसके पैर तो मानो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। यह तो मानो खुशी से बावरी हो गई थी। इसलिए तो आज पड़ोस और पूरे गांव भर में अपने हाथों से बनाए मोतीचूर के लड्डू बंटवा थे कि इसके बेटे ने इसे अपने पास बुलाया है और इसके घर आंगन में नन्हे नन्हे की किलकारी गूंजने वाली है। और जो भी मिलता, चाहे वह बड़े बुजुर्ग हो या छोटे हो, सभी से यही कहती कि मेरे बेटे के बच्चे को आशीर्वाद दो कि वह सही सलामत इस दुनिया में आए और मेरा बेटा इस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। लेकिन यह अनपढ़ गंवार क्या जाने, तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को ना तो किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी की मदद की। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, बिना कुछ किए ही तुम्हारे सारे काम बन जाते हैं। चलो सल्ला, मैं भी तो गाँव का ही गंवार हूँ, इसलिए बेटे के मुँह में फंसकर इतना सारा सामान खुश होकर लाया था कि शायद मेरे बच्चों को इसकी ज़रूरत होगी, लेकिन मैं गलत था। ये लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, ये लोग अनाज नहीं बल्कि पैसों को ही खाते होंगे, क्योंकि शहर में रहकर यह लोग खेतीबाड़ी गोबर कचरा तो कुछ जानते ही नहीं है, सिर्फ पैसा ही जानते हैं, इसलिए सिर्फ पैसा ही खाते होंगे। और मैं गांव का रहने वाला जाहिल गंवार नाहक यही सोच बैठा कि गांव के ताजे फल और सब्जियां शायद मेरे बच्चों को पसंद आएगी। यह सोचकर यहाँ ले आया। माफ़ करना बेटा, मुझसे गलती हो गई, कहकर रण सिंह जी अपने बेटी बहू के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। तब मनोज दौड़कर अपने पापा के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पापा प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी रीना अपने ससुर जी से माफ़ी मांगने लगी। तब रण सिंह जी बोले, अरे तुम लोग जिस देवी समान माँ के गुनहगार हो, उसी से माफ़ी मांगना छोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो सल्ला जी से माफ़ी मांगो, अगर उन्होंने माफ़ कर दिया तो समझो मैंने भी माफ़ कर दिया। फिर दोनों बेटे बहू सल्ला जी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। सल्ला जी एकदम सरल हृदय की थी। उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे बहू को उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, गलती इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से कितनी देर तक नाराज रह सकती है? भला कहकर उन्होंने दोनों के पीठ पर हाथ फेरा और उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। रीना अपने कमरे में तो चली गई, लेकिन उसके अंदर आग की ज्वाला धधक रही थी। उसे इस बात की चिढ़ थी कि बुढ़िया ने आते ही अपने पति से उसकी शिकायत कर दी। अब तो अपने साथ से किसी न किसी रूप में बदला लेना चाहती थी। उसे उस दिन दिन भर बेचैनी लगी रही, क्योंकि मनोज तो खाना खाकर अपने ऑफिस चला गया और सलाजी ने खाना बनाया। तभी
सभी को खाना खिलाकर खुद खाना खाया और आराम करने अपने कमरे में चली गई। जब शाम हुई तो सरला जी ने देखा रीना रसोई में सबके लिए चाय बना रही है, तो उन्होंने कहा, बहू अभी मैं जब तक हूँ तुम आराम कर लो, फिर तो तुम्हें ही काम करना होगा। तुमने चाय क्यों बनाई है? मैं आ रही थी ना चाय बनाने। रीना थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप लोग पापा जी के साथ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। सरला जी ने भी सोचा, ठीक है, चाय बनाने में बहुत ज़्यादा ताकत भी तो नहीं लगती है, खड़े खड़े चाय तो बनानी है। इसलिए वह रण सिंह जी के पास सोफे पर जाकर बैठ गई। रण सिंह जी ने सरला जी से कहा, सरला थोड़ा गर्म पानी लाओ, मुझे प्यास लग रही है। सरला जी जैसे ही पानी लेने किचन में जा रही थी, उन्होंने देखा बहू चाय के कप में चम्मच चला रही थी। उसे देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि बहू कप में चम्मच को चला रही है। फिर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह पानी लेकर चली गई। थोड़ी देर में बहू ने चाय और बिस्किट लाकर दिए तो दोनों ने चाय के साथ बिस्किट भी खाया। फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसी नींद आने लगी कि वे दोनों वहीं लुढ़क गए। मनोज जब अपने ऑफिस से घर वापस आया तो उसने अपने मम्मी पापा को अस्त व्यस्त तरीके से लुढ़कते हुए देखकर दंग रह गया। उसने रीना से उनके बारे में पूछा तो उसने कह दिया, मुझे नहीं पता यह लोग क्यों अभी तक सो रहे हैं। मनोज ने उन्हें उठाया और उनके कमरे में ले गया, लेकिन वे वहाँ भी सोते ही रहे। अब रीना ने जैसे तैसे उस रात का खाना तो बनाया, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह मनोज के कान बढ़ती जा रही थी। उसने कहा, देखिए जी, अब ये दोनों बुढ़िया हमारी कोई काम की नहीं रह गई। अब मैं घर के छोटे मोटे काम तो कर ही लेती हूँ, और झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करने के लिए हम बाई रख लेंगे। जितना खर्च हम लोग इनके ऊपर करते हैं, उससे कहीं कम खर्च में काम वाली बाई काम करने अपने घर चली आएगी, और इन्हें तो दिन रात झेलना पड़ता है। अब मुझे ये दोनों बर्दाश्त नहीं होते। पहले वो अकेली बुढ़िया रहती थी, चलो वो तो कम से कम हमारा काम कर दिया करती थी, और अब तो यह बूढ़ा भी आ धमका है, और कल के बाद तो हम इन्हें जाने के लिए भी नहीं कह सकते हैं, नहीं तो यह हमें इस घर से जाने के लिए कह देंगे। अब इतने बड़े शहर में इतने बड़े परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे? यह तो हमें सोचना होगा ना। इनका क्या है? इन्हें तो ऐसा लगता है जैसे इनके गांव में सब मुफ्त में मिल जाता है, वैसे ही यहाँ भी सब कुछ मुफ्त में ही मिल जाएगा। कुछ समझते नहीं हैं, तभी तो मैं इनको गंवार कहती हूँ। कुछ समझने को तैयार ही नहीं। तभी मनोज बोला, अरे मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है। तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया हो तो बताओ। थोड़ी देर सोचने के बाद रीना बोली, हम लोग इन बूढ़े बुढ़ियों को यहाँ से जाने के लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस दुनिया से जाने के लिए तो कह सकते हैं ना। इतनी बातें सलाह जी ने अपने कानों से सुन ली, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्हें होश आया था, और जोरों की प्यास लगने के कारण वह पानी लेने रसोई में जा रही थी। दोनों बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर तो मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह पानी लिए बिना ही वापस अपने कमरे में आ गई। अपने पलंग पर बैठकर वह जोर जोर से हो हाँफने लगी। तब तक रण सिंह जी को भी होश आ गया था। उन्होंने सलाह जी को हंसते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ सलाह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है?